हाय। आज हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक क्विज किया था। क्विज के अंदर 20 क्वेश्चंस थे एंड आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रहा था कि वो 20 क्वेश्चंस कैसे हुए हैं कैसे नहीं हुए। सो मैं एक डिस्कशन वीडियो बना रही हूँ। हम फटाफट से सारे 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि व्हाई वी चोज दैट पर्टिकुलर आंसर व्हिच वाज मार्क्ड राइट। ओके, सो लेट मी शेयर दैट व्हाट वाज द क्विज एंड हाउ वी हैव कम अप टू द ईच आंसर। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है when is the communication of the proposal complete? So इसके लिए आपको एक आधे वर्ड समझने हैं। क्या बोल रहा है? कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है जब कोई चीज दो तरफा से होती है। कम्युनिकेशन उसी को बोलते हैं, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ और आपको सुन रहा है, दैट इज अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दो तरफा संचार, दैट इज कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब होगा? मैंने अगर आपको कोई प्रपोजल दिया कि आप ये पेन खरीदिए, अगर आप तक वो बात पहुंची ही नहीं है, मतलब कि सेकंड पार्टी तक वो बात पहुंची ही नहीं है, तो क्या हम उसको कम्युनिकेशन कहेंगे? नहीं। मैंने अगर मैसेज टाइप करा विल यू बाय दिस पेन और मैंने आपको व्हाट्सएप करा और व्हाट्सएप आपको डिलीवर ही नहीं हुआ, तो क्या हम उसको कम्युनिकेशन कहेंगे? नहीं। जैसे ही वो आपको डिलीवर हो गया, जैसे ही आप तक वो संदेशा पहुंच गया, तो हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन कंप्लीट है, क्योंकि जो मैं कहना चाहती थी प्रपोजल वो आप तक पहुंच गया। तो आंसर इज कि कब उसको कंप्लीट माना जाता है? ऑब्वियसली जैसे ही आपकी नॉलेज में वो आ जाए कि मैंने आपको कोई प्रपोजल दिया है, आप तक उस बात की खबर पहुंच जाए। ना कि जब आप उसको हाँ कहो ना कहो, ना कि जब आप उसको कुछ भी एनी अदर थिंग, उसके आगे के स्टेप नहीं। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, सिर्फ प्रपोजल कह रहा है, तो वो जैसे ही आप तक पहुंच गया तो कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, which of the following is not a necessary feature to convert a proposal into the promise? प्रपोजल को प्रॉमिस कन्वर्ट करने में नेसेसरी फीचर क्या नहीं है? देखिए, जब कभी भी हम प्रपोजल को प्रॉमिस में कन्वर्ट करते हैं, एनी प्रपोजल विच इज एक्सेप्टेड इज कॉल्ड प्रॉमिस। सेक्शन 2 सब क्लॉज बी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है। तो यदि हम ये कह रहे हैं एनी प्रॉमिस विच इज बीइंग एक्सेप्टेड, इस पूरी गाथा में कहीं पर भी समय के बारे में कुछ नहीं कहा है कि इतने ही समय में, अनटिल अनलेस प्रपोजर ने खुद ही बोला हो कि अगर तुमने 2 दिन में इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं किया तो मैं नहीं मानूंगा आगे, ठीक है। लेकिन यदि सिर्फ मैंने ऐसे कहा विल यू बाय दिस पेन फॉर ₹5, अब आप उसको कभी भी एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने जब आपको प्रपोज किया था, जब आपको ऑफर दिया था, तो कोई सीमित अवधि नहीं दी थी, ठीक है। सो ऑब्वियसली हाँ, हालांकि अगर जनरल ऑफर है और उससे पहले कोई एक्सेप्ट कर चुका है और एक ही कमोडिटी की बात हो रही है, तो आपका एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि जैसे ही किसी और ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो खत्म हो गया। ओके, सो द आंसर इज दैट द एक्सेप्टेंस मस्ट बी विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट टाइम। ओके, ऐसी कोई बात नहीं की गई है हमसे, बाकी सारी तीनों चीजें ठीक है। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? आपको डाउट था कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में, कि ऑप्शन बी क्यों है, डी क्यों नहीं है। तो चलिए बात करते हैं। कह रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पिटेंट। आप याद करिए, मैंने आपको जब कैपेसिटी ऑफ पार्टीज पढ़ाया था, कॉम्पिटेंसी की बात पढ़ाई थी, तो उसके अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें सिखाई थी कि पार्टी जो है वो मेजर होनी चाहिए, पार्टी जो है साउंड माइंड की होनी चाहिए, पार्टी जो है वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होनी चाहिए। तो इसके अंदर तो साफ स्पष्ट कह रहा है, पार्टी यदि माइनर है, यदि माइनर है तो वो कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकती है? पार्टी यदि 16 साल की है तो वो कॉम्पिटेंसी के लिए कैसे जा सकती है? हाँ, हालांकि अगर ऑप्शन डी की मैं बात करती हूँ, पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ एनी लॉ, इसके ऊपर फिर भी कभी कभी स्टेट की खुद की रजामंदी होती है। कभी कभी वो ऐसा कोई एक्सेप्शन बना सकती है कि कोई बात नहीं, आप इसके साथ लॉ कर, आप इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में चले जाइए। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जहां पे 4 ऑप्शन में से बी और डी की लड़ाई है, ऑब्वियसली बी डी को डोमिनेट कर रहा है, अनडाउटेडली बी डी को डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, which of the following is not a necessary feature of free consent? इनमें से कौन सा फ्री कंसेंट का नेसेसरी फीचर नहीं है? आप याद कीजिए, मैंने आपको 5 फीचर्स बताए थे फ्री कंसेंट में। कोerशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, ये 5 फीचर बताए थे। इसके अंदर यार कहीं पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई बात ही नहीं हुई थी। मिस्टेक की बात हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग की बात नहीं हुई है। तो ऑब्वियसली इट इज नॉट अ फीचर ऑफ फ्री कंसेंट। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, which of the following cases is a contract not voidable at the option of the party whose consent was so caused?
कौन सा जो है वो वॉइडेबल नहीं है। अब एक बात बताइए, इसके अंदर अगर हम ऐसा बोलते हैं, आप को मैं बताती हूँ इसके अंदर एक चीज, यदि मैंने आपसे कुछ पूछा, मैंने मान लीजिए, आपको याद होगा मैंने आपको एग्जांपल दिया था दैट यू सेल अ हॉर्स, है ना। मैंने आपसे बोला कि मुझे एक ब्लैक हॉर्स दे दो, आपने मुझे एक ब्लैक हॉर्स दे दिया। अब मैंने आपसे पूछा कि क्या ऐसा, ये पागल तो नहीं है, मैंने सिर्फ ऐसे पूछा आपसे उस पर्टिकुलर घोड़े को लेकर कि ये पागल तो नहीं है, और आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मतलब ना तो आपने मुझे हाँ बोला ना ना बोला, मतलब ना तो आपने मेरे साथ फ्रॉड किया ना आपने मेरे साथ मिसरिप्रेजेंटेशन किया, आपने मुझे कुछ भी नहीं बोला, आप साइलेंस पे थे। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि यदि सामने वाला कुछ नहीं बोलता, आप मेरे घर आए, सीलन वाला एग्जांपल याद कीजिए, आपने मुझसे पूछा कि सीलन तो नहीं है, मैंने कुछ नहीं बोला, आपने मुझसे पूछा कि ये चेन सोने की है, मैंने कुछ भी नहीं बोला, तो क्या ये फ्रॉड माना जाएगा? द क्वेश्चन इज, इफ द पर्सन इज साइलेंट, क्या ये फ्रॉड माना जाएगा? तो देखिए इसका आंसर होता है कि जनरली तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने कुछ बोला ही नहीं है, तो किस बात का फ्रॉड। लेकिन यदि यदि दो एक्सेप्शंस आते हैं इसमें, यदि जो बोलने वाला है उसके पास ड्यूटी ऑफ स्पीच था, उसको बताना ही चाहिए था, बताना ही चाहिए था, लेकिन फिर भी उसने नहीं बोला, तो आंसर होगा फ्रॉड आएगा। और दूसरा, अगर उसका स्पीच जो है वो इक्विवेलेंट, वो साइलेंस जो है वो इक्विवेलेंट टू स्पीच है, यदि उसका साइलेंस जो है वो इक्विवेलेंट टू स्पीच है, तब भी हम कहेंगे कि फ्रॉड है। क्या? अगर मैंने आपसे पूछा कि इस पर्टिकुलर घोड़े का दिमाग तो नहीं खराब, और आपने मुझे बोला कुछ नहीं बोला, और मैंने आपको पलट के कहा कि देखो तुम कुछ नहीं कह रहे हो, इसका मतलब है कि सब सही है, ओके। और उसके बाद अगर सही नहीं निकलता, यदि मैंने आपको कहा कि योर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, और उसके बाद कुछ सही नहीं निकलता, तो फ्रॉड माना जाएगा। अब यहीं पर यही क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर वॉइडेबल नहीं होता, अगर कंसेंट पार्टी का हो तब भी, सिर्फ तब नहीं होता जब कभी पार्टी जो है वो साइलेंट थी और सामने वाली पार्टी के पास पूरे तरीके से, पूरे हर तरीके से उसके पास पॉसिबिलिटी थी कि वो सच्चाई को डिस्कवर कर सके। तो अगर उसको सच्चाई को डिस्कवर कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया, तो फिर इसमें सामने वाली पार्टी की क्या गलती है? हम उसको क्यों अवॉइडेबल बोलेंगे? भैया आपकी बात, आपको मैंने कहा था, मैं तो चुप था, लेकिन आप तो देख सकते थे ना कहीं सीलन है या नहीं है। मैंने तो आपको नहीं बताया सोने की है या तांबे की है, कुछ नहीं बोला, आप अपने आप चेक कर लो, आपको ठीक लगा तभी तो आपने खरीदा ना, तो फिर किस बात की अवॉइडेबिलिटी? समझ आ रहा है आपको? तो ऑब्वियसली द ऑप्शन बी इज सेइंग दैट व्हेन द कंसेंट वाज कॉज्ड बाय साइलेंस बट द पार्टी हैड मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ, तो वॉइडेबल नहीं होगा। ओके, आगे बात करते हैं। इफ एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट, अच्छा ये बोल रहा है कि कोई एक अग्रीमेंट हुआ है जिसमें कोई एक पर्टिकुलर हिस्सा जो है वो अनलॉफुल है या फिर बाकी भी हिस्से जो है अनलॉफुल है, तो बताइए कि क्या हुआ। अरे यार कुछ भी अग्रीमेंट का अगर एक छोटा कंसिडरेशन या बड़ा कंसिडरेशन कुछ भी अनलॉफुल है, तो बिना सोचे समझे आप उसको वॉइड मार्क कर दीजिए। अनलॉफुल कंसिडरेशन जो होता है वो बिल्कुल भी एक तरीके का वैसा मसाला है जिसकी कमी होने से पूरी सब्जी खराब हो जाएगी, ठीक है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू ऑन द हैपनिंग ऑफ द सर्टन अनसर्टन फ्यूचर इवेंट। पहले बताती हूँ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, जो मैंने आपको बताए भी थे। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, यदि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। आज मैं तुमसे सिर्फ तभी मिलूंगा जब तुम पीला सूट पहन कर आओगी, आज मैं तुमसे सिर्फ तभी मिलूंगा जब बारिश होगी, मैं तुम्हें 500 रुपए सिर्फ तभी दूंगा जब उसका नंबर 786 होगा। आप समझ रहे हैं? यदि कोई एक पर्टिकुलर चीज होगी तभी दूसरी चीज होगी, इसको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो वो दूसरी चीज कब होगी? जब पहले वाली होगी, है ना। दूसरी चीज कब होगी? जब वो पहले वाली होगी। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कब होगा? कब होगा? ऑब्वियसली वो तभी होगा, बिकम्स एनफोर्सेबल, जब दूसरी चीज होगी ऑन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट। उसके पहले बाद कभी भी नहीं। वो सिर्फ तभी एनफोर्सेबल हो सकता है जब उसके साथ वाली चीज होगी। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं। When two or more persons have made a joint promise, दो और लोगों ने मिलकर वो joint promise किया कि हमने तुम्हें बोला है कि मैं और ये हम दोनों मिलके तुम्हें 5,000 रुपए देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि तो बताइए कि उस
उस वादे को पूरा कौन करेगा? उस वादे को हम दोनों मिलके भी कर सकते हैं और मैं अकेले भी कर सकती हूँ, क्योंकि जितना हम दोनों ने मिलकर तुमसे वादा किया उतना ही अकेले भी मैंने वादा किया है. सो इट इज ऑब्वियसली इट शुड बी फुलफिल्ड बाय जॉइंटली एंड सेवरली. ओके, अकेले भी और जॉइंटली भी. अग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, ये तो आपको बड़ा इजी है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए. इट इज वॉइड. नेक्स्ट, यदि आपने मेरा ब्रीच वाला वीडियो देखा होगा, मैंने एक ब्रीच वाला वीडियो भेजा था ग्रुप पे, जो कहा था बिल्कुल देखना जरूरी है कि जब कभी भी ब्रीच होगा कॉन्ट्रैक्ट का तो किस तरीके की रेमेडीज दी जाएंगी. उसमें एक ऑप्शन था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? कोर्ट कहता है कि भैया आप तो ये काम आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बच रहा, उसको कोई और सब्स्टिट्यूट मिल ही नहीं रहा. तो ऑब्वियसली कोर्ट कहेगा कि नहीं भैया अब तो आपको यही करना पड़ेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज उसे देख लो. मैं जो आप लोगों को बताती हूँ, इतना प्रिस्क्राइब करती हूँ, वो प्लीज देख लिया करो. बाद में मिस करोगे खुद ही बोलोगे कि काश हम पढ़ लिए होते. ठीक है, अगला बोल रहा है व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर्स गुड. ये तो मैंने आपको बेलमेंट में भी बताया था कि क्या होता है जब कभी भी आपको कोई वस्तु मिलती है, कोई गुड आपको पड़ा हुआ मिला, तो वो आपका नहीं हो जाता. अगर आप जैसे ही उसमें डिसऑनेस्ट इंटेंशन बनाकर अपना रखोगे तो हम क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. आप क्या हो गए? आप उसके बेली हो गए. ठीक है, आप उसके बेली हो गए और जब तक वो आपके पास है तब तक वो प्रोसेस बेलमेंट का रहेगा. तो आपकी जो जिम्मेदारियां होती हैं वो बिल्कुल ऐसी होती हैं एज इफ वो बेलमेंट है. ठीक है, अगर आपको याद करिए, मैंने आपको कहा था कि आप सड़क पे जा रहे हो और आपको कोई सोने की अंगूठी मिल गई और आपने अपनी जेब में रख ली, तो क्या होगा? तो क्या वो चोरी होगी? क्या वो रॉबरी होगी? क्या वो चीटिंग होगी? क्या वो बेलमेंट होगा? याद करिए, आंसर क्या था? बेलमेंट है. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोवेशन? देखो नाम से पता चल रहा है, नोवेशन नया कुछ बनाना. कॉन्ट्रैक्ट पहले जो था उसको बदल के हमने कुछ नया बना दिया, तो सब्स्टिट्यूटिंग एन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ न्यू वन, दैट इज नोवेशन. When a contract is breached, question number 13, when a contract is breached, the two parties who suffers the breach shall. याद करो सिविल कॉन्ट्रैक्ट और क्रिमिनल में क्या मैंने डिफरेंसेस बताए थे. सिविल के अंदर कॉम्पेंसेशन मिलता है और क्राइम के अंदर पनिशमेंट मिलती है. तो ऑब्वियसली द आंसर इज रिसीव कॉम्पेंसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेज कॉज टू हिम. उसको कॉम्पेंसेशन मिलेगा. ठीक है, रेम्यूनरेटेड नहीं बोलते हम. कुछ ऐसा थोड़ी हुआ है कि हमने कोई काम करा है और रेम्यूनरेशन हुआ है. हम इंडेमनिटी भी नहीं बोलते. इंडेमनिटी तब होता है जब कोई लायबिलिटी होती है, तो ऑब्वियसली उसको कॉम्पेंसेशन मिलता है. ठीक है, अगला बोल रहा है कि इनमें से कौन सी चीज है जो कि क्रेडिटर, प्रिंसिपल, डेटर और श्योरिटी के अंदर आती है. आप लोगों ने कभी बैंक का वो सुना है? बैंक जो होता है वो गारंटी पे चीजें देता है. बैंक जो होता है लोगों को क्रेडिट लोन्स भी देता है. अगर आपके अकाउंट में फॉर एग्जांपल आपका करंट अकाउंट है बड़ा अच्छा चल रहा है और आपको 14 लाख रुपए का कोई चेक लगना है, लेकिन आपके पास अभी पैसे नहीं है, तो आप बैंक से लोन लेकर वो चेक क्लियर करवा सकते हो और बाद में 14 लाख रुपए जमा करा सकते हो. मतलब आपका क्रेडिट लिमिट बढ़ा देता है बैंक. तो बिल्कुल वैसी ही बात है. क्या बोला? 3 लोगों की जरूरत होगी उसके अंदर. एक तो क्रेडिटर, एक प्रिंसिपल डेटर, है ना, एक तो उधार लेने वाला और एक देने वाला. और बैंक क्या बोलता है कि हमें कुछ श्योरिटी दो, कल को तुम 14 लाख रुपए नहीं दिए तो क्या करेंगे? इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. ठीक है, गारंटी रखवाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. अब अगला क्वेश्चन, इसमें आई एम श्योर आप कंफ्यूज हो गए होंगे. अगर आपने ये पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट कब बना, ये नहीं बोल रहा, ध्यान से पढ़िए. आई एम श्योर कि जिन्होंने मार्क किया होगा गलत वो सिली मिस्टेक में ही किया होगा. क्या बोल रहा है आपसे? आपसे बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस किस पे लागू होता है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना ये नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस किस पे लागू होता है. वो हर एक उस चीज पे लागू होता है जो कि 1 सितंबर 1872 को या उसके बाद बनी है, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं. ऑन एंड आफ्टर 1 सितंबर 1872. लेकिन यदि क्वेश्चन पूछा होता कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना, तो आप बोल सकते थे दैट इट वाज मेड बिफोर 1 सितंबर बट इट वाज इनैक्टेड ऑन 1 सितंबर. ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, साफ साफ क्वेश्चन में पूछा है अप्लाइज टू, द आंसर इज ऑन एंड आफ्टर 1 सितंबर 1870. ओके, अगला क्वेश्चन 16. I have no idea why few of you have marked 3 parties. मैंने कॉन्ट्रैक्ट में भी बताया था, कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक एसेंशियलिटी होती है कि 2 पार्टी कम से कम होनी चाहिए. एट लीस्ट बोल रहा है वो, एट मोस्ट नहीं बोल रहा, एट कम से कम.
कम से कम तो 2 पार्टीज ही होंगी ना, एटलीस्ट नहीं पढ़ा शायद आपने। ओके अगला, एवरी प्रॉमिस एंड अ सेट ऑफ द प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन। अरे भूल गए क्या, भूल गए जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मार्क किया है, याद करिए क्या बताया था, प्रॉमिस इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू अग्रीमेंट। तो ये क्या बना, जैसे ही कंसिडरेशन में प्रॉमिस मिलाते हो तो क्या बनता है, अग्रीमेंट बनता है ना। कॉन्ट्रैक्ट तो लीगल एनफोर्सेबिलिटी लाने पे बनता है, अभी कहां से लीगल एनफोर्सेबिलिटी आ गई। ओके 18th, a promise to deliver a watch to B and in return promises to pay a sum of rupees 2000. Obviously this is mere an agreement क्योंकि यहाँ पे लीगल एनफोर्सेबिलिटी की बात नहीं की गई है। एनीवे ऑप्शन के अंदर प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और ऑफर नहीं है, ये बकायदा अग्रीमेंट हो रहा है, मैं तुम्हें कुछ दूंगी और तुम मुझे पलट के कुछ दोगे। 19th क्वेश्चन बड़ा आसान है, अग्रीमेंट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पूछ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, अग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, कहां पे लिखा है, सेक्शन 2 सब क्लॉज एच में लिखा है। हमने सारे सेक्शंस याद कर लिए हैं, आई एम श्योर कि आपको याद होंगे। लास्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, हाँ जी फ्री कंसेंट से होना चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टी होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबव। सो दिस वाज जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के 20 क्वेश्चंस का सिर्फ क्विज था। आई होप कि आप लोग सब ध्यान से पढ़ोगे ना क्वेश्चन को, तो अपने आप आंसर निकल जाएगा। आप लोग जल्दबाजी में मार्क करते हो इसलिए आपका आंसर गलत हो जाता है। बाकी मैं और क्वेश्चंस दूंगी धीरे 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 धीरे, more practice it will be you'll be a pro, I know that. Okay, so now good night, see you soon in the next cues, bye bye.